Exercise 5.6, question number 7. X is equal to sine cube t divided by cos 2t. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। करने के लिए कुछ है इसके अंदर। y को एक्सप्रेस किया जा रहा है cos क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t, और यहाँ पे भी हमें एज यूजुअल dy अपॉन dx ही कैलकुलेट करना है। x और y हमारे दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ t हैं। ये भी t में एक्सप्रेस किया गया, ये भी t में एक्सप्रेस किया गया, तो एज यूजुअल यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है dx अपॉन dt। चलो देखते हैं इसको क्या क्या मिलेगा। अब देखो, समथिंग इन न्यूमरेटर समथिंग इन डिनोमिनेटर, तो क्लियर कट मैसेज क्या है कि भाई कोसेंट रूल तो लगेगा ही। कोसेंट रूल कहता है कोसेंट रूल की डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, पहली बात। डिनोमिनेटर एज इट इज, ये मैंने देखो एज इट इज लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो सबसे पहले x की पावर n वाला 3 साइन स्क्वायर t, पावर बाहर एक पावर कम, साइन t के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। ये तो हुआ हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर क्या था, अंडर रूट कोस टी था ना, तो सबसे पहले तो अंडर रूट पे नजर पड़ेगी ना हमारी। तो जब अंडर रूट पे नजर पड़ेगी तो अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट लगेगी, जो हमें देगी 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जिसको हमने x माना उसके डेरिवेटिव की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 2t और 2t का 2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो यहां तक। अब देख लेते हैं क्या क्या रिड्यूस होता है। एक तो हमारा 2 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यूमरेटर के अंदर अगर हम देखें तो ये जो माइनस है ना, ये इस वाले माइनस को प्लस में बदलेगा, एक चेंज ये नजर आएगा। इसके अलावा इस फैक्टर के नीचे अंडर रूट कोस 2t रखा हुआ है तो एलसीएम भी आएगा, और जब ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और ये फैक्टर ऑफ अंडर रूट इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा कोस रेज टू द पावर 3/2 2t। क्योंकि एक पावर यहाँ पे है, हाफ पावर यहाँ पे है, तो पावर क्लब हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब मैंने सारी बातें जो कही वो मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 3 को मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद cos 2t अंडर रूट हटेगा एलसीएम लेने के बाद, इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये वाला साइन प्लस में बदलेगा जैसा कि एरो लगा के शो किया गया। यहाँ पे है मेरे पास साइन क्यूब टी और साथ में रखा हुआ है साइन 2t। बात अगर डिनोमिनेटर की करें तो कोस की पावर 3/2 2t, एक पावर हाफ पावर मिलके बनेगी 3/2। अब देखो यहां से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे एक नजर डालो जरा, देखो ये एंगल टी है, ये टी है, ये टी है, ये 2t है, तो इसको भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि टी में कन्वर्ट किया जाए, और यहां से इसको भी हम कोशिश करेंगे कि टी में कन्वर्ट किया जाए। तो फिलहाल हम कॉमन ले लेते हैं। देखो इसको क्या लिखने वाले हो आप, इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप? 2 साइन टी कोस टी। यस सर। 2 साइन टी कोस टी, ठीक है। तो चलिए, तो dx अपॉन dt जरा देख लेते हैं, और उससे पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं कोस स्क्वायर टी। ये तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो थोड़ा सा अंदर का मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि साइन स्क्वायर टी को पहले कॉमन ले लिया जाए न्यूमरेटर से। यहाँ बैलेंस फैक्टर मेरे पास है 3 टाइम्स कोस 2t। अब ट्रिगो चल रही है, बस डेरिवेटिव का काम तो यहाँ खत्म हो गया, dx अपॉन dt का जहां तक सवाल है।
अब तो केवल ट्रिगो को यूज कर रहा हूं, इंटू कॉस टी प्लस यहाँ पे साइन टी बचा, और इसको मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट भी कर दिया, तो एक साइन तो ये देगा, एक साइन यहाँ ऑलरेडी बचा हुआ है, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी। बता देना जहां समझ नहीं आए, बेहद ही आसान है। जो बचा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ नहीं किया मैंने, और यहाँ पे है कोस की पावर 3/2 2t। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। कुछ और कॉमन आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। एक मुझे कोस टी दिखाई दे रहा है, इसको भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो फिर क्या होने वाला है उसको जरा लिखते हैं। इसीलिए मैं इसको कल पेंडिंग में डाला था कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम खाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर टी कोस टी मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 टाइम्स कोस 2t बचा, ठीक है। तो इसको, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस टी तो मैंने कॉमन ले लिया, साइन बचेगा। तो ऐसा करें अगर कि इसको भी अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें, हमारे पास कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा कहता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे साइन नजर आ रहा, तो मैं इसको अगर साइन में कन्वर्ट करूं तो कोस 2 थीटा को मुझे क्या लिखना चाहिए, ये बताओ। मैं अगर ये लिख दूं, बाद में कन्वर्ट कर लेना अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो, तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसा मैंने लिख दिया, और प्लस में मेरे पास 2 साइन स्क्वायर टी तो पहले से ही है, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर की बात हुई। डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज चलता जाएगा, यानी जो भी डब्बा आपका रखा हुआ है इसकी पावर 3/2, सिंपल। तो यही फैक्टर लिखना है। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो 3 मिलेगा, दूसरा आपको 6 साइन स्क्वायर टी मिलेगा, माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी, और प्लस के रखे हुए हैं 2 साइन स्क्वायर टी। तो कुल मिला के क्या बचेगा उसको मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगा कि dx अपॉन dt, देखो क्या मिलेगा। साइन स्क्वायर टी बाहर रखा हुआ है, कोस टी बाहर रखा हुआ है, यहां पे आपको मिलेगा 3 और -4 साइन स्क्वायर टी। चेक करके देखो मैंने सही लिखा या कुछ लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई। और ये जो डब्बा नीचे रखा हुआ है इसकी पावर 3/2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आएगा? अरे पूरी बात सुना करो ना आप लोग। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 6, ये भी तो दिखाई दे रहा होगा ना, या ये नहीं दिख रहा है? तो मैंने क्लब कर दिया उसको, यही तो मैंने बोला इससे पहले स्टेप में कि पहले सुनो फिर बोलो। नहीं आया समझ में? इसकी मल्टीप्लाई यहां करी तो ये लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 आएगा ना साइन स्क्वायर टी के साथ, वो भी निगेटिव, और ये रखा हुआ है पॉजिटिव, तो दोनों को क्लब करेंगे तो यही बचेगा या कुछ और बचेगा, ये चेक कर लो। यस सर, यही बचेगा। तो वही मैंने लिखा, ठीक है। तो ये मेरा यहां तक का तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट मैं रब करूंगा और अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा dy अपॉन dx से। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा स्पेस मुझे नजर आ रहा है, हालांकि स्पेस कम पड़ेगा, बट चलिए कोशिश करते हैं dy अपॉन dx dt निकालने की। क्या होने वाला है, ये रहा, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब वो डिनोमिनेटर तो वही है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि cos 2t। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, पहले x की पावर n लगेगा, पावर को बाहर किया, एक पावर को कम किया, फिर इसके डेरिवेटिव की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, वो मैंने यहां लगा दिया, साइन t आएगा, ये हुआ। फिर माइनस तो फॉर्मूले में होता ही है। अब न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि कोस स्क्वायर, क्यूब है ना तो क्यूब लिखना पड़ेगा t,
और जब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करोगे तो फिर से वही अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट क्या देने वाली है, 1/2 √x। और इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई फिर से साइन आएगी जो इसको प्लस करेगी, ये प्लस में बदलेगा और यहाँ पे आएगा sin 2t और 2t का 2। अब ये देखो फ्रेम से बहुत ज्यादा बाहर चला गया, काफी ज्यादा बाहर ये फ्रेम से चला गया। कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको फिलहाल, ठीक है। क्या क्या कटता है, एक तो 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 गया। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ये फैक्टर यहां मल्टीप्लाई होगा और यहां से हमें मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू। अब इसमें फिर आपका ट्री को स्टार्ट हो जाती है, देखो ये यहां मल्टीप्लाई होगा -3 टाइम्स cos 2t, साथ में रखा हुआ है cos स्क्वायर t और क्या रखा हुआ है sin t, प्लस के बाद क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा cos क्यूब t और इस sin 2t को मैं लिख सकता हूं 2 sin t cos t, जैसे पहले वाले पार्ट में लिखा था सेम इसमें लिखा। एलसीएम चला जाएगा इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद पहले पार्ट की तरह cos रेज टू द पावर 3/2 2t ये आएगा। कॉमन देख लेते हैं, dy/dt। न्यूमरेटर से देखो क्या कॉमन है, कॉमन का जहां तक सवाल है cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, sin t भी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव फैक्टर को मैं पहले लिख रहा हूं, मैंने cos स्क्वायर कॉमन लिया तो एक cos ये बचा और एक cos ऑलरेडी मेरे पास था तो ये मिलके हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t और sin t तो मैं कॉमन ले ही चुका हूं। यहां से ये पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो चुका है, बचा क्या -3 टाइम्स cos 2t। अब 2t का क्या करना है अगले स्टेप में समझेंगे इसको। और डिनोमिनेटर जो भी है cos 2t है, इसकी पावर 3/2। अब हमने dy/dx निकाल लिया, हमने dy/dt निकाल लिया, अब हमें dy/dx तक पहुंचना है, ठीक है। चलिए तो भाई dy/dx तक पहुंचना है। चलो थोड़ा सा पार्ट यहां से मुझे रब करना पड़ेगा। अब तो क्वेश्चन को भी रब कर दिया जाए कोई इश्यू नहीं है, dy/dx तो निकालना ही है। ये हटा देते हैं इतना पार्ट, अब हमें जरूरत है dy/dt की और dx/dt की। चलो दोनों की हेल्प से लिखते हैं dy/dx मतलब dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिलेगा, dy/dt की सीधी वैल्यू आपके पास क्या वैल्यू है, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू मिला 2 cos स्क्वायर t और -3 टाइम्स, इसको मैं cos में ही बदल लेता हूं और ये cos 2t को लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर t -1। फिर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और नीचे क्या है भाई, नीचे जो डब्बा है उसकी पावर 3/2। फिर पलट के इस फैक्टर की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो इसको भी जरा मल्टीप्लाई में ले चलते हैं। अब देखो इनटू, अब ये फैक्टर इसका जरा रेसिप्रोकल करो, नीचे वाला डब्बा ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर 3/2
और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बनेगा। मतलब मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। इतना लिखने के बाद अब सब कुछ ट्रिगो पे ही बेस्ड है। अब ट्रिगो की जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, उसको यूज करते हुए इसको हमें रिड्यूस करना है। क्या क्या कटा? एक तो ये डब्बा कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे से, और क्या कटा भाई? साइन टी कट गया। ध्यान से देखो, ये पावर चली गई इस कोस टी से, ये वाली पावर चली गई। ठीक, अब जो बचा वो लिखेंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बची न्यूमरेटर से, क्या बचा डिनोमिनेटर से, वो जरा लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पे cos t बचा हुआ है, ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो 2 cos स्क्वायर टी, और माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना बाहर माइनस भी है, 6 टाइम्स cos स्क्वायर टी और +3, ये बचा। बात अगर डिनोमिनेटर की करें तो साइन टी बाहर रखा हुआ है, ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है भाई? 3, कुछ कुछ मिसिंग हो गया। ना 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 ना, कुछ कुछ ऐसा नहीं, चलो ठीक है। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ये बचा हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को क्लब करो जरा, क्या मिलने वाला है बताओ? -4 cos स्क्वायर टी। ये तो हो गया cos टी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4 cos स्क्वायर टी, है ना, और +3 तो है ही आपके पास। डिनोमिनेटर की अगर बात करूं तो साइन टी इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ये बचा। अब देखो यहाँ पे इनमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इस फैक्टर को मैं अंदर ले जाऊं और माइनस कॉमन ले लूं, तो ये वाला माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव निगेटिव में बदलेगा। ये बात तो सही है। और कोस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये हो गया कि dy अपॉन dx की वैल्यू फिर आपको कैसी दिखेगी ये बताओ? माइनस तो बाहर आ चुका है, कोस जब अंदर जाएगा और इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 cos क्यूब टी नजर आने लगेगा और -3 cos टी नजर आएगा। सही लिख रहा हूं ना? वहीं यस अगर सर। मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, इसको जरा अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 साइन टी और -4 साइन क्यूब टी, ये कुछ नजर आएगा। अब इसको ध्यान से देखो बिल्कुल, सर cos और 3 इस है। और इसको भी ध्यान से देखो। तो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फैक्टर। यस सर। तो ऊपर वाला क्या कह रहा है उसकी बात सुन लो जरा। उसने तो कहा -cos3t, cos3 थीटा का फॉर्मूला रखा हुआ है। अगर मैं टी को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं, यस सर। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो वो साइन साइन 3 थीटा का 3t। फॉर्मूला। तो भाई कोस अपॉन साइन, मैं कोस अपॉन बोल रहा हूं और एंगल भी सेम है, तो इसको फिर हम Cot। कोट कोट लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया -cot3t, और दिस इज द रिड्यूस्ड एंड फाइनल आंसर। इसलिए मैंने कल इसको पेंडिंग में डाला। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको पेंडिंग में क्यों डाला। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा था, डेरिवेटिव वाला पार्ट उतना कुछ नहीं था। डेरिवेटिव तो दो दो लाइन का लगा लो, एक ही लाइन का लगाओ देखा जाए तो। बाकी तो सारा कुछ ट्रिगो की हेल्प से रिड्यूस करते गए और यहां तक पहुंचे। तो एक दो बार आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपकी ओवर हो जाती है, और इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम शुरू कर रहे हैं, और वो है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए।
तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे अब, और यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुल मिला के अगर मैं y मेरा कोई फंक्शन है, अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे इसको लिखना चाहिए dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट करने के बाद राइट साइड में कुछ मिल ही जाएगा। अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो dy dx इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं? dy अपॉन dx को। तो राइट साइड को भी करना पड़ेगा, राइट साइड करने के बाद जो भी आ जाए, तो इसको कंबाइंड करके हम बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। ऊपर वाले को 2 पढ़ते हैं, ध्यान देना। इस पावर, जो पावर के रूप में आपको नजर आ रहा है, इसको 2 पढ़ेंगे और इसको स्क्वायर पढ़ेंगे। तो 2 का मतलब हो गया ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑर्डर को। ठीक है, इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे dy अपॉन dx को हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग कुछ ऐसा भी लिखते हैं, इसको y1 लिख देते हैं कुछ किताब वाले, कुछ किताब वाले इसी को y डैश लिख देते हैं, इसी को कुछ किताब वाले f डैश x लिख देते हैं। ठीक है, इसी को कुछ किताब वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ओके, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, तो उसको मैं लिखूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर उसको लिखेंगे y2, या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे y डबल डैश से, या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे f डबल डैश x से। और ये रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को ना के बराबर मिलेगी, लगभग नेग्लिजिबल, लगभग नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ज्यादातर या तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या y2, या y डबल डैश, या f डबल डैश, तो यही मिलेगा आपको ज्यादातर। ठीक है, इसका मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर निकाला जाए और उसको अगर फिर से हम डिफरेंशिएट कर दें, तो वी विल गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है इसका मतलब। एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि एक बहुत ही बेसिक सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 38 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि y2 बताओ, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि y डबल डैश बताओ, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि f डबल डैश x बताओ। सबका मतलब एक ही, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कुल मिला के y क्या है? y है हमारा x क्यूब प्लस 10x। सेकंड ऑर्डर तक जाना है, इसका मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर ही निकलेगा ना। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई y का डेरिवेटिव एज यूजुअल dy अपॉन dx, सही बात है। राइट हैंड साइड की बात करें, x क्यूब, x की पावर n लगेगा, पावर बाहर एक पावर कम। बात अगर 10x की करें, तो उसका डेरिवेटिव तो अब तक याद हो चुका होगा आपको, sec स्क्वायर x होता है। फिर यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। राइट साइड में आ जाओ, x की पावर n लगेगी, पावर बाहर एक पावर कम। अब जब यहाँ पे sec स्क्वायर x का करोगे, तो पहले नजरें इस पे पड़नी चाहिए आपकी पावर पे, तो x की पावर n लगेगा। पावर को बाहर किया, एक पावर कम की, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की, sec x इंटू 10x।
और इसको मैं जानबूझ के ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि पहले x की पावर n लगाया गया, फिर जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की गई। अगले स्टेप में क्या करोगे? अगले स्टेप में बस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यानी कि फाइनली आप लिखने वाले हो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या? 6x प्लस 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो कुल मिला के क्या? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करो, सेकंड ऑर्डर, एक बार और करेंगे तो थर्ड ऑर्डर, फिर करेंगे फोर्थ ऑर्डर, और ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 38। इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 39। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। ये कहता है कि इफ y इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है a sin x प्लस b cos x, और यू हैव टू प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू c। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो रिजल्ट के अंदर जो भी रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसके अंदर आपको देखना ये होता है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस ऑर्डर का यूज हुआ है। तो सेकंड ऑर्डर हुआ है, इसका मतलब हमें हर हाल में सेकंड ऑर्डर तक तो जाना पड़ेगा। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर होते हुए ही तो सेकंड जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ही ऑर्डर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का एज यूजुअल dy अपॉन dx आप लिखने वाले हो। चलो राइट साइड की अगर हम बात करें, a तो कांस्टेंट है, साइन का cos, और cos क्या देगा? माइनस साइन दे देगा। फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और मैं इसलिए लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चनों में मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप भी जब अपनी प्रैक्टिस करो तो ये लिखना ना भूलो, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है? इसका तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर में बदल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। बात अगर इसकी करें तो ये कांस्टेंट है और cos का डेरिवेटिव एज यूजुअल माइनस साइन एक्स होता है, तो वो आपने लिखा, और माइनस b कांस्टेंट और वो भी मल्टीप्लाई में एज इट इज साइन का cos। और अगर मैं राइट साइड से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मुझे ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको बहुत ही ध्यान से देखूं तो क्या ये y के इक्वल नहीं है जो मुझे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर? ध्यान से देखिए। Yes, sir. तो इसका मतलब यार इसकी वैल्यू को तो y लिखा ही जा सकता है भाई, ये तो हमें गिवन था। तो राइट हैंड साइड में माइनस वाई मिला, लेकिन हमें तो राइट हैंड साइड में जीरो चाहिए ना, और जीरो तो तब होगा ना जब रखे हुए सारे फैक्टर जितने भी रखे हुए हैं, यहाँ तो एक ही रखा हुआ है, अगर सबको ट्रांसपोज कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड अपने आप ही ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही हमने y को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जीरो में बदलती हुई नजर आई, और फिर हमने देखा कि यार यही तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही तो हमें लाना था। एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड साइड में डाल देते जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो यहां पे हम लिखते टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है इसकी? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई, और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू तो ये है ना मेरे पास, क्या है? माइनस a साइन एक्स और माइनस b कॉस एक्स, प्लस क्या करूंगा? y की वैल्यू रखनी बाकी है, y तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को, वो क्या है? a साइन एक्स और प्लस b कॉस एक्स। और जब मुझे राइट हैंड साइड जीरो देखना मांगता है
तो इसका मतलब तो दिमाग में क्लियर मैसेज आता है कि सब कुछ तो कटने वाला है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, सब कुछ कैंसिल होने के बाद मुझे क्या मिला? 0। और यही तो मेरी राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करना था। तो एक तरीका ये भी इसका हो सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करो, वेल एंड गुड। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो तमाम वैल्यूज जो डिजायर हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, तो राइट हैंड तक पहुंच जाओगे आप। तो ये भी एक तरीका था। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज करते हो, या फिर करते वक्त आपके दिमाग में कौन सा मेथड आ जाता है, या कौन सा आपको इजी लगता है। जो भी क्लिक कर जाए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही, तो उसी का आप इस्तेमाल करोगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 39। इसके बाद हम और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं, और दैट इज एग्जाम्पल नंबर 40 यानी कि 40। यहां पे दिया जा रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 3 times e raised to the power 2x plus 2 times e raised to the power 3x, or what we have to prove that d2y upon dx square minus 5 times dy upon dx plus 6 times y is equal to 0। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा अपने रिजल्ट के अंदर, सेकंड ऑर्डर नजर आया। तो सेकंड ऑर्डर का रास्ता तो फर्स्ट ऑर्डर से होते हुए ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल calculate dy upon dx means first order derivative, and after getting the first order derivative we will go for second order derivative। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं with respect to x। चलिए, तो y का डेरिवेटिव एज यूजुअल dy upon dx, राइट साइड में आए e की पावर x। ठीक है, अब कितने स्टूडेंटों को समझ आ गया कि मैंने जो लिखा वो ठीक ही लिखा? ये जरा चेक करके यस सर, बताओ सही लिखा है। Yes, sir. भाई। e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई 2 आएगी। 3 मेरे पास पहले से है, मैंने क्लब किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी हुई। तो ये मेरा हुआ। तो ये तो चलो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसके बाद सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया। एरो की मदद से मैं लिख पा रहा हूं यहाँ पे कि भाई अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस एरो का ये मतलब है, लेकिन आपको तो पूरा लिखना है। तो यहां से क्या होने वाला है? यहां से होने वाला है 12e की पावर 2x। यहां से क्या होने वाला है? यहां से होने वाला है 18e की पावर 3x। ये होने वाला है। अगर मैं यहां से ही वहां तक जाना चाहूं तो देखो क्या करना पड़ेगा। मेरे पास है सर g2y 6 कॉमन अपॉन ले लेंगे। dx स्क्वायर। सुन लो, इतनी जल्दी भी नहीं है। दो आसान तरीका तो ये था कि सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया होता, सब कुछ कट जाता। सबसे आसान तरीका तो यही है, सीधा वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जब तक हम इसको रिड्यूस करेंगे तब तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा। जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ये रही लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर की। क्या है भाई? 12e रेज टू द पावर 2x प्लस 18 टाइम्स e रेज टू द पावर 3x माइनस 5 टाइम्स dy अपॉन dx, और ये रहा आपका dy अपॉन dx। 6 टाइम्स e रेज टू द पावर 2x प्लस 6 टाइम्स e रेज टू द पावर 3x, और क्या है? प्लस 6 टाइम्स y, और y की वैल्यू आपको गिवन है 3 टाइम्स e रेज टू द पावर 2x और प्लस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर 3x। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो इसको तो मैंने एज इट इज ही लिख दिया। यहां पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ध्यान क्या रखोगे कि बाहर माइनस रखा हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो माइनस 30 टाइम्स ई रेज टू द पावर 2x और माइनस 30 टाइम्स ई रेज टू द पावर 3x, इसको भी ओपन कर देते हैं। यहाँ तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि बाहर
प्लस का साइन रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है 18e की पावर 2x और प्लस 12e की पावर 3x। चलो सबसे पहले बात करेंगे e रेज टू दी पावर 2x कितना है हमारे पास, 12 तो यहां पे रखा हुआ है, यहां तक आए तो माइनस का 18 रह गया, ध्यान देना जरा, और फिर यहां तक गए तो प्लस का 18, तो इसका मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया, पहली बात। इसके बाद e की पावर 3x वाले फैक्टर को उठाया, यहां से चले तो 18 के साथ चले, प्लस का 18 है हमारे हाथ में, यहां तक आए तो माइनस का 12 बचा, और यहां तक गए तो 0 बचा, क्योंकि जितना माइनस था उतना प्लस हुआ, यानी कि सब कुछ कैंसिल आउट हुआ और हमें मिला 0, और 0 ही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये एक आसान सा तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ इलुस्ट्रेशन थे आपके जो मैंने ट्राई करने की कोशिश की क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्जाम्पल नंबर 41 में दिया गया, इसको भी जरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दिया गया, और आपको क्या प्रूव करना है, कहता है कि शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 लिखूं या d2y अपॉन dx स्क्वायर ही लिख दूं, क्वेश्चन में तो ऐसा ही लिखा गया, और माइनस एक्स टाइम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हमारे रिजल्ट के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर यूज हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हमें सेकंड ऑर्डर तक तो जाना है। सेकंड ऑर्डर का रास्ता तो फर्स्ट ऑर्डर से ही होता हुआ जाएगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं। जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा dy अपॉन dx, और मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये बताना बेहद जरूरी है कि भाई किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको अच्छे से याद होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, ये हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं इस फैक्टर को ऊपर ले जाऊं, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, एक बार और निकालना है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो ये क्या नजर आएगा ऊपर जाने के बाद, ये पावर जो है ना इसकी, जो अंडर रूट की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, ये पावर हो जाएगी माइनस हाफ, सिंपल। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे देखो पहले x की पावर n लगेगा, पावर को आपने बाहर कर दिया, और एक पावर कम भी करोगे तो पहले से ही माइनस हाफ है, -1 और करोगे, क्लब करने के बाद -3/2, ठीक है। और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो -2x यहां से मिल जाएगा, -2x आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑर्डर निकालना था वो तो हमने निकाल दिया, अब बात है कि कैसे मैनिपुलेट करके हम ये शो करें। अब देखो ये वाला जो माइनस है ना, ये तो इस वाले माइनस को प्लस में बदल देगा, पहली चेंज, 2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी चेंज। हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लाके जरा पॉजिटिव करके देखते हैं कैसा दिखेगा। तो हमने इसको लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर x बचा हुआ है ध्यान रखना, और ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और 3/2 का मतलब आप समझते हो, एक पावर इंटू हाफ पावर। पहले ये बताओ, Yes. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हमारा रिजल्ट की डिमांड क्या है, हमारे रिजल्ट की डिमांड ये है कि ये वाला फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नजर आना चाहिए सेकंड ऑर्डर के साथ,
तो क्यों ना हम इस वाले फैक्टर को यहां से उठा के और इधर क्रॉस कर दें। जब इधर क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको यहीं छोड़ देते हैं इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बात अगर हम राइट साइड की करें तो वहां पे क्या बचा हुआ है, x अपॉन बचा हुआ है, या मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने जानबूझ के लिखा, इसलिए जानबूझ के लिखा कि इतने पार्ट को जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट में ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए अंडर रूट का कोई भी फैक्टर। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि भाई dy Yes, अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स की ही तो वैल्यू थी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह तो मैं dy अपॉन डी एक्स बिल्कुल क्लियरली लिख सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हम तो राइट हैंड साइड में जीरो देखना चाहते हैं, इसका मतलब जो भी कुछ राइट हैंड साइड में रखा हुआ है उसको ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तभी जीरो दिखाई देगी आपको। और जैसे ही ट्रांसपोज किया आपको आपका रिजल्ट ही मिल गया। ट्रांसपोज जैसे ही करोगे आपको तो आपका रिजल्ट ही दिखाई देने लगेगा ना भाई, यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड, या नहीं? yes sir. तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका यहाँ वैल्यू डाल दी जाती, सब कट पिट जाता, आपको पता ही है, राइट हैंड साइड आ जाती। तो दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे। क्या और कोई अप्रोच हो सकती थी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, कि अगर हमने कुछ हटके सोचा होता। और हटके क्या सोचा होता, हटके कुछ ऐसा सोचा होता कि यार इसी इनवर्स को ही खत्म कर दें अगर, ये भी तो हो सकता था ना। तब क्या हो जाता, तब तो ये हो जाता ना कि x इज इक्वल टू साइन वाई, कुछ ऐसा हो जाता। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता विद रेस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलता, x का तो 1 हो जाएगा ना लेफ्ट साइड में, और साइन y क्या दे देगा, कोस y, और y का dy अपॉन dx। सही बात है, ये मिल जाएगा। इसको अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन कोस वाई, जिसको मैं साइन सेक वाई भी लिख सकता हूं। और इसके बाद मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स तक भी जाना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड ऑर्डर में बदल जाएगा, मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो मैं y लिख रहा हूं लेकिन बोल x रहा हूं, क्योंकि पेरेंट फॉर्मूला तो मैंने x के रूप में याद कर रखा है, लेकिन अपने ब्रेन को इतना शार्प रखना है कि भाई क्या बोल रहे हो और क्या लिख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यार क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मांगता ही नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं चाहिए उसको, तो कोई इश्यू नहीं है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो चाहिए ना, उसको तो पकड़ के रखा। ठीक है, राइट साइड में गए, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन कोस वाई, लिख ही सकते हैं सेक वाई को, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और इसको क्या लिख दे, इसको लिख देते हैं साइन वाई अपॉन कोस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। और इनटू में कौन, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, कोई इश्यू नहीं। ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो कैसा मिलेगा, कोस स्क्वायर वाई, है ना। तो यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर तो साइन वाई बैठा हुआ है। अच्छा, साइन वाई को क्या आप एक्स लिख सकते हो, यहां से देख के बताओ। Yes, sir. तो इसको तो हमने एक्स लिख दिया, और ये कौन है, ये तो कोस स्क्वायर वाई है, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन अपने को तो कोस वाई की भी जरूरत नहीं है, तो ठीक है भाई, कोस वाई की जरूरत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, हमारे पास साइन वाई की वैल्यू तो है ना। और कोस वाई को
साइन वाई में बदलना तो बचपन में सीख लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। Yes, sir. और अगर साइन वाई को तो अभी अभी ताजा ताजा हमने एक्स लिखा यहां से, क्योंकि हमें तो साइन वाई की भी जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपकी नजरें, आपका दिमाग, आपकी आंखें इस फैक्टर को कहां देखना चाहती हैं, इधर क्रॉस में इसके साथ, Left hand तो इसके side. साथ, तो इसको क्रॉस कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो फैक्टर राइट साइड में बचा ना आपका x इंटू ये dy अपॉन डी एक्स, ये भी तो आपको लेफ्ट में चाहिए, इसको भी उठा लाओ लेफ्ट में, इज इक्वल टू 0, और यही तो आपका रिजल्ट है। चेक करके बताओ क्या दूसरी Yes, sir. अप्रोच समझ आई। Yes, मतलब sir. किसी भी अप्रोच से आप जा सकते हो, जरूरत यह है कि भाई ट्रिगो पे आप लोगों की पकड़ कितनी अच्छी है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है, किसी भी रेशो को आप किसी भी रेशो में बदल सकते हो, वो सारे फॉर्मूले कन्वर्जन हमें आना चाहिए, तो उससे हमारा रिजल्ट निकालना उतना ही आसान हो जाता है। चलो जी, तो ये हो गया, और भी अप्रोच हो सकती थी, ठीक है, और भी अप्रोच हो सकती थी, तो वो अप्रोच अल्टरनेटिव मेथड में दिखा रखी है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ पहले 10 क्वेश्चन, ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा, इसमें अगर कहीं कोई इश्यू होगा तो मुझे बता देना। मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से, और ये है आपकी एक्सरसाइज 5.7, पहले 10 क्वेश्चन एज ए होम असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 तक, बेहद ही आसान है, और ये है आपका होम असाइनमेंट। करना जरूर, करने से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, बार बार उनका एप्लीकेशन जब करोगे तो अच्छा भी लगेगा। कहा जा रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, क्या दिया गया भाई, 5 टाइम्स cos x माइनस 3 टाइम्स साइन x, ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, आपको याद आ रहा होगा, और रिजल्ट हमें लाना है, मीन्स प्रूव करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें अप्रोच करनी होगी, क्योंकि हमारी रिजल्ट की जो डिमांड है वो सेकंड ऑर्डर तक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हमेशा की तरह dy अपॉन dx, राइट साइड में थे तो cos क्या दे देगा, माइनस साइन दे देगा, 5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में था तो ऐसे ही रहने वाला है, और यहां से मिलेगा साइन क्या देगा, cos दे देगा, तो ये तो बेहद ही आसान है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए चलते हैं, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा फिर से तो वो सेकंड में बदल जाएगा, यहां से मिलेगा cos x, और ये माइनस देगा, वो माइनस इस वाले माइनस को प्लस में बदल देगा। ठीक, अब देखो ये सब साइन कोस तो रिजल्ट की डिमांड ही नहीं है, इसका मतलब ये इनको तो खत्म होना चाहिए। एक आसान सा तरीका है कि राइट हैंड साइड से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखो, क्या यही वो y है जो दिया गया था, चेक करके बताओ। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब तो भाई इसको तो y लिख ही सकते हैं, और इसको y अगर हम लिख देंगे और फिर उसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें, तो क्या हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये बताओ, क्या Yes, लिखने की sir. जरूरत है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, Yes, sir. तो मैंने 2 Yes, स्टेप sir. को यहाँ पे स्किप कर दिया है, तो वो स्टेप आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में,
क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहते हैं, कि इफ y इज इक्वल टू, कहता है कि भाई cos इनवर्स x, तब वो कह रहा है कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y एलोन। वो कह रहा है कि यार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y एलोन, कि y के अलावा वहां पे कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, यानी x तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, कुछ भी चलेगा लेकिन x तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमारा जो फंक्शन है वो y और x में दिया गया। तो आसान करने के लिए हम क्या करें, कोस इनवर्स को अगर ट्रांसपोज करें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कोस y। इससे हम इनवर्स वाले फंडे से बच जाएंगे। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। बात अगर कोस y की करें तो ये हमें देगा माइनस साइन y, और y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई मींस dy अपॉन dx। सिंपल है, ठीक है। ये जो साइन y रखा हुआ है ना, इसको मैं इसके नीचे जानबूझ के इसलिए ले जा रहा हूं कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल से बच जाऊंगा, और माइनस को भी उधर ही ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ऐसा करने से dy अपॉन dx की वैल्यू, क्या मैं माइनस कोसेक y लिखूं? पहले ये बताओ, यहां तक बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई dy अपॉन dx का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, कोसेक y क्या देगा? माइनस साइन तो देगा ही देगा ना, माइनस देगा। माइनस जो बाहर रखा हुआ है वो तो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा आपको, और इसका जो होगा वो हो जाएगा कोसेक y इंटू कोट y, और y का dy अपॉन dx। सिंपल, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। फॉर्मूला हम किसका लगा रहे हैं? कोसेक x का, यानी कि y को x मानते हैं, x की ही तो रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करनी तो बनती है। ठीक है, अब ये कह रहा कि केवल और केवल d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसको, dy अपॉन dx नहीं चाहिए इसको। तो ठीक है, उसको हटा दो, तो उसकी वैल्यू तो ऊपर ये निकली रखी हुई है। बस हमें करना क्या है, dy अपॉन dx की जगह जो इसका डेरिवेटिव आया था वो उठा के रखना है। सिंपल है, यानी इस वैल्यू को यहां पे पेस्ट कर देना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर फिर कितना होना चाहिए? चलो पेस्ट करने के बाद बताओ, क्या मैं लिख दूं कि माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y? ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं अब ये बात कह सकता हूं कि मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव केवल और केवल इन टर्म्स ऑफ y है, y के अलावा कोई और फंक्शन नहीं है? यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है तो वो इन टर्म्स ऑफ y है, और अगर ऐसा है तो फिर यही रिजल्ट है, तो हैंस द रिजल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes. तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो वो बात अलग है, कोई इसको क्या लिखे इसको क्या लिखे। जैसा कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, सब ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो हम इसी फॉर्मेट में आंसर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू तो निकालनी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y निकालनी थी। y एलोन, y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी वो x को मना कर रहा है कि x नहीं चलेगा, केवल और केवल y ही दिखना चाहिए उसको। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यहां पे कहता है कि भाई इफ y इज इक्वल टू
क्या दिया गया, 3 टाइम्स कॉस ऑफ log x, ओके, प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ log x। बहुत बढ़िया। रिजल्ट क्या चाहिए भाई इसको, तो कह रहा है कि शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस सिंबल को भी हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, y1, और मैंने कुछ गलत लिख दिया, xy1 है सॉरी, और प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो यानी कि y1 मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर कौन यूज हुआ, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। तो चलिए एज यूजुअल लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई y का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dy अपॉन dx। चलो राइट साइड की अगर हम बात करें, देखो कोस क्या देगा, माइनस तो देगा ही देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो -3 टाइम्स साइन ऑफ log x, और आपने तो log x को x मान के फॉर्मूला लगाया ना, तो उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, जो 1 अपॉन एक्स आएगा। यहां पे आ जाओ, साइन क्या देगा, कोस देगा, log x को फिर से x मानते हुए आपने फॉर्मूला लगाया, तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे। यानी कि राइट हैंड साइड की अगर मैं कुल मिला के बात करूं, उसका एलसीएम अगर देख पा रहा हूं, तो वो तो x है। तो चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं जानबूझ के, हालांकि बढ़ाना तो नहीं चाहिए अगर आप फॉलो कर रहे हो, बट बढ़ा दिया आपको। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, यानी कि मैंने क्या किया कि एलसीएम शो करके दिखा दिया, एलसीएम तो सेम है ही है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, बस जानबूझ के दिखा रहा हूं कि स्टूडेंट इसमें बहुत गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है, इस एक्स को भी क्रॉस कर देता है, इसको भी क्रॉस कर बैठता है। ऐसा नहीं होता ना, पहले तो आप एलसीएम लोगे, इसके बाद ही तो क्रॉस करोगे ना। तो यानी कि एक्स ही पहुंचेगा इधर, मेरा मतलब केवल ये था इस स्टेप को शो करने का। बचा क्या, 3 साइन ऑफ लॉग एक्स, दूसरा फैक्टर क्या दे रहा है भाई आपको, 4 टाइम्स कोस ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव तो एक बार और करना है, क्योंकि हमें तो सेकंड ऑर्डर तक भी जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, देखो एक फंक्शन ये है और dy अपॉन dx इटसेल्फ ए फंक्शन, वो अपने आप में एक फंक्शन है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या कहता है रूल, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड में बदल जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि dy अपॉन dx एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में आ जाओ, -3 तो ऐसे ही रहने वाला है, साइन क्या देगा, कॉस देगा। तो -3 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और log x के डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, कर दिया। यहाँ पे आओ, cos क्या देगा, माइनस माइनस देगा, साइन। वो माइनस इसको निगेटिव में बदलेगा। तो -4 टाइम्स साइन ऑफ log x, और भाई log x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स। तो अब मैं वो स्टेप दोबारा नहीं लिखूंगा, आप समझ गए होंगे कि राइट हैंड साइड का जो एलसीएम आएगा वो तो x ही आएगा। Yes, sir. यस सर। और अब जब वो क्रॉस में जाएगा तो केवल एक्स जाता हुआ दिखना चाहिए आपको, ये नहीं होना चाहिए इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और उसको भी कर दिया, जिसके लिए मैंने इस स्टेप को लिखा था। तो राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया, एक्स आया, एक्स दिखाई देना चाहिए क्रॉस में जाता हुआ। तो जब एक्स आपको क्रॉस में जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसके साथ भी एक्स जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये भी बैठा हुआ है। ओके, अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड में, समझ लो ये हट चुका, ये भी हट चुका, पहले वाली टर्म नेगेटिव, दूसरे वाली भी नेगेटिव, और अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचने वाला है, 3 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स।
और ये जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है ना, मैं बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं। तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वैल्यू y के करस्पॉन्डिंग है जो क्वेश्चन में दी गई थी? देखो ध्यान से। Yes, sir. तो इसका मतलब इसको तो y लिखेंगे ही लिखेंगे, इट इज इक्वल टू y अगले स्टेप में। और चूंकि निगेटिव है और जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy अपॉन dx। और जब ये वाला पूरा फैक्टर उठ के इधर आया होगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। और यार d2y अपॉन dx स्क्वायर को ही तो सिंबॉलिकली y2 भी लिख सकते हैं ना। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं dy अपॉन dx की, उसको सिंबल्स के रूप में y1 लिखा जा सकता है और प्लस y इज इक्वल टू 0, और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। जहां मैं dy अपॉन dx लिख रहा हूं ना, वहां मैं स्टार्टिंग में ही y1 लिख सकता था। सिंपल है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इश्यू थोड़ी था, शुरू में ही लिख देते। तो यहाँ पे क्या हो जाता, x y1 हो जाता, यहाँ पे x y2 और ये y1 हो जाता। तो फिर मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तो बस ये। तो आज इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।